हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आईएस बाबू प्लस मेडिकल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ बहुत सारी लैबों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम हिस्टोपैथोलॉजी की क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पहला लेक्चर होगा और जो हिंदी में होगा, क्योंकि मेरे जो छोटे बड़े भाई बहन हैं वो अधिकतर यूपी बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं, और जब वो टीएमएलटी करने के लिए जाते हैं तो उनको वो इंग्लिश में अगर किताबें पढ़ने के लिए मिलती हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए उनके समस्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये हिंदी की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम लोग पूरी हिस्टोपैथोलॉजी को हिंदी में डिस्कस करेंगे डे बाय डे, और हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन है हिस्टोपैथोलॉजी का, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, हिस्टोलॉजी क्या होती है, आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो को डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज की हम पहली क्लास। हमारी हिस्टोपैथोलॉजी की जो क्लास है उसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, परिचय की बात करते हैं, तो दोस्तों देखो यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी, और यहाँ क्या लिखा है, हिस्टोपैथोलॉजी। तो हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले हमें जानना जरूरी है, कुछ हमारे मेडिकली टर्म यूज़ होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, चलिए देखते हैं। हिस्टोलॉजी क्या कहता है, ऊतक की सूक्ष्म शारीरिक संरचना का अध्ययन हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऊतक का जो भी अध्ययन होता है वो हम हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हुई। जितना भी हमारा ऊतक से संबंधित जो भी अध्ययन होता है वो हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हिस्टोपैथोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, हिस्टोपैथोलॉजी। यहाँ पे क्या लिखा था, केवल हिस्टोलॉजी लिखा था, अब आगे लिखा हिस्टोपैथोलॉजी। अब आइए इस टर्म को समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। लिखा हुआ है ऊतक की सूक्ष्म शारीरिक संरचना के रोग का अध्ययन। किसका, रोग का अध्ययन, डिसीज ऑफ स्टडी ऑफ डिसीज। ठीक है, रोग का अध्ययन करना हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर हम ऊतक के किसी रोग का अध्ययन कर रहे हैं तो वो हम हिस्टोपैथोलॉजी लैब में करेंगे। अगर पैथो लग गया तो मतलब कि लैब का मतलब कि हम टिश्यू में या किसी ऊतक में होने वाली बीमारी के बारे में हम उसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, आगे हमारा लिखा हुआ है सेल्स। सेल्स क्या होती हैं, सेल्स के बारे में देखते हैं। सेल्स क्या कहते हैं, जीवित जीवों की मूल कार्यात्मक और मौलिक इकाई होती है। फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं किसकी, जीवित जीवों की। कौन, सेल्स। ठीक है, आई होप सेल्स के बारे में भी आप लोग समझ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे, टिश्यू, ऊतक क्या होता है। ठीक है, ऊतक के बारे में जानते हैं। ऊतक क्या होता है, टिश्यू। ऊतक कोशिकाओं का समूह है जिसकी संरचना समान होती है और एक विशिष्ट कार्य के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, ऊतक क्या है, ऊतक कोशिकाओं का समूह है जिनकी जो संरचना होती है वो समान होती है और एक विशिष्ट कार्य के लिए ये कार्य करते हैं। ठीक है, फिर अगला टर्म हमारा क्या कह रहा है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग की प्रकृति का निर्धारण। ठीक है, टिश्यू में जो भी रोग हुआ है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं लैब में, हम उसे क्या कहेंगे, डायग्नोसिस कहेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या है, पैथोजेनेसिस, रोग के विकास की क्रियाविधि का अध्ययन। ठीक है, रोग के विकास की क्रियाविधि का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पैथोजेनेसिस कहलाता है, जिसको हिंदी में हम रोग जनन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, प्रोग्नोसिस। ठीक है, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्नोसिस को कहते हैं पूर्वानुमान। क्या कह रहा है, किसी जीवित व्यक्ति में किसी बीमारी का संभावित या परीक्षण परिणाम हमारा प्रोग्नोसिस कहलाता है, पूर्वानुमान कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होने वाला टर्म है बायोप्सी और ऑटोप्सी। ठीक है, बायोप्सी और ऑटोप्सी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, हिंदी में जानेंगे कि क्या होती है बायोप्सी, क्या होती है और ऑटोप्सी क्या होती है। पहला टर्म हमारा लिखा हुआ है बायोप्सी। ये क्या कह रहा है, यह ट्यूमर
या अन्य घावों के छोटे हिस्से के विच्छेदन की प्रक्रिया है, जिसे घाव या ट्यूमर को अंतिम हटाने से पहले निदान के लिए भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी हो गई, किसी के टिश्यू में कोई दिक्कत आ गई, तो उसे पहले पूरा नहीं रिमूव किया जाता, पहले पूरा नहीं हटाया जाता, उसका कुछ पार्ट निकाल करके हम लैब में भेजते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें क्या बीमारी है या क्या समस्या है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सर्जन होते हैं वो डिसाइड करते हैं इनको निकालना है या दवा से ही सही हो जाएगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बायोप्सी जो होती है किसी लिविंग पार्ट, और इसमें लिविंग मतलब जीवित व्यक्ति के शरीर से निकाला गया ऊतक बायोप्सी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बायोप्सी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है, ऑटोप्सी के बारे में जान लेते हैं। ऑटोप्सी, ठीक है, पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी भी कहा जाता है। जो पोस्टमार्टम होता है मतलब कि आदमी की डेथ हो गई, उसके बाद उससे उसके शरीर से जो भी टिश्यू निकाले जाते हैं उसे हम ऑटोप्सी कहते हैं। या मृत्यु के निर्धारण का कारण या मृत्यु के कारण का निर्धारण करने के लिए किया गया परीक्षण है। ठीक है, मृत्यु क्यों हुई, किस कारण से हुई, अगर हम ऑटोप्सी करेंगे लैब में ले जा करके तो हमें पता हो जाएगा कि उसके मौत का कारण क्या था। किसी भी व्यक्ति की किसी ने फांसी लगाया, किसी ने जहर खाया, कोई आग से जलाया, कैसे जलाए, अगर हम ऑटोप्सी करवाएंगे लैब में तो हम उसके मौत का कारण पता कर सकते हैं। ऑटोप्सी किस लैब में परफॉर्म की जाती है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले तो ऑटोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, नोट कह रहा है। नोट का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है बायोप्सी जीवित शरीर पर की जाती है। बायोप्सी जो होती है, अभी मैंने बताया ना लिविंग, तो बायोप्सी जीवित शरीर पर की जाती है, जबकि ऑटोप्सी मृत शरीर पर की जाती है। ठीक है, आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी के प्रकार पे बढ़ते हैं। बायोप्सी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि पहला टाइप कह रहा है FNA, फाइन निडल एस्पिरेशन। ठीक है, फाइन निडल एस्पिरेशन क्या होता है, फाइन निडल एस्पिरेशन FNA, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं FNA, एक नैदानिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्लिनिकल प्रोसेस है, इंग्लिश में कहते हैं क्लिनिकल प्रोसेस, जिसका उपयोग गांठों लम्प्स या द्रव्यमानों मासेस की जांच के लिए किया जाता है। इस तकनीकी में एक पतली 23 से 25 गेज या 0.52 से 0.64 mm बाहरी व्यास खोखली सुई को द्रव्यमान कोशिका के नमूने के लिए डाला जाता है। ठीक है, जिसे स्टेनिंग के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। जो हमारा सैंपल होता है उसको हम निडल के थ्रू निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको स्मेयर बना करके स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग करने के बाद फिर उसमें हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप हमारा है CNB, जिसे हम किससे नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं कोर निडल बायोप्सी, या हम इसे ट्रू कट बायोप्सी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रू कट बायोप्सी या कोर निडल बायोप्सी क्या होती है। एक कोर निडल बायोप्सी में एक लंबी पतली खोखली सुई का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक विशेष कटिंग एज होता है। क्या होता है, कटिंग एज, ये इंपॉर्टेंट है। कटिंग एज होता है ताकि आसपास की कोशिका संरचना को परेशान या नुकसान पहुंचाए बिना ऊतक का नमूना निकाला जा सके। ठीक है, सुई को त्वचा के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में डाला जाता है और यह एक बेलनाकार आकार का नमूना हटा दिया जाता है। ठीक है, यह आमतौर पर USG अल्ट्रासाउंड, USG या CT स्कैन के मार्गदर्शन में किया जाता है। जो हमारी कोर निडल बायोप्सी और ट्रू कट बायोप्सी होती है वो मेनली USG या CT स्कैन के मार्गदर्शन में देख करके की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारी सर्जिकल बायोप्सी। ठीक है, सर्जिकल बायोप्सी क्या होती है देखते हैं। सर्जिकल बायोप्सी एक सर्जिकल प्रक्रिया जिसमें रोगी के ऊतक का एक छोटा टुकड़ा या पूरा अंग सर्जन द्वारा हटा दिया जाता है, वो सर्जिकल बायोप्सी कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको बायोप्सी के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला में नमूना स्वीकार करने के बाद किए जाने वाले निम्नलिखित चरण होते हैं। ठीक है, सर्जन ने बायोप्सी कर दी, बायोप्सी करने के बाद आपको ऊतक को दे दिया, देने के बाद लैब में भेजने के लिए कहा। लैब में जब जाता है तो लैब में जाने के बाद उसके कुछ चरण होते हैं। जो कह रहा है कि हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला में नमूना स्वीकार करने के बाद किए जाने वाले निम्नलिखित चरण होते हैं। ठीक है, देखिए आई कौन कौन से चरण होते हैं। इसमें हमारा जो पहला चरण है, ठीक है,
फिक्सेशन होता है, दूसरा ग्रॉसिंग होता है, तीसरा डिहाइड्रेशन होता है, चौथा क्लियरिंग होता है, पांचवा इम्प्रीगेशन होता है, छठवां एम्बेडिंग होता है, सातवां सेक्शन कटिंग होता है, आठवां स्टेनिंग होता है, नौवां माउंटिंग होता है और 10वां माइक्रोस्कोपी होती है। ठीक है, 10वां क्या होता है? माइक्रोस्कोपी होती है। ठीक है, अब इन 10 के बारे में हम डे बाय डे एक एक वीडियो में हम एक एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि हमारा यहाँ फिक्सेशन क्या होता है, ग्रॉसिंग क्या होती है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, क्लियरिंग क्या होता है, इम्प्रीगेशन क्या होता है, एम्बेडिंग क्या होता है, सेक्शन कटिंग क्या होता है, स्टेनिंग क्या होता है, माउंटिंग क्या होता है, माइक्रोस्कोपी क्या होता है। हम इस सब के बारे में एक एक करके डेली हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसे हिंदी में ही रखने वाला हूँ। जहाँ पे भी अगर इंग्लिश के टर्म यूज करने की आवश्यकता होगी तो मैं ज़रूर यूज करूँगा। बाकी मैं इसे हिंदी में ही इस सीरीज़ को अभी फ़िलहाल तो चालू करूँगा, फिर आगे देखते हैं कि क्या करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।